अब कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ हम सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे AIB 18 के बारे में, ठीक है, जो अभी लेटेस्ट हुआ है AIB 18, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसमें जितने भी 100 क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि इसमें किस तरीके के इंटरप्रेटेट हो सकता है, ठीक है। उस जितने भी सेक्शंस हैं और जितनी भी चीज़ें इसमें पूछी गई हैं उसको भी साथ में हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू डायरी ऑफ प्रोसीडिंग, ठीक है। अब ये जो वर्ड है देखो, डायरी ऑफ प्रोसीडिंग, अगर आप CRPC खोलेंगे तो उसके 172 सेक्शन में ये मिल जाएगा, ठीक है। सेक्शन 172 में डायरी ऑफ प्रोसीडिंग करके दिया गया है। अब देखिए इसमें है क्या, तो यहाँ पे ये डायरी ऑफ प्रोसीडिंग वो होती है जैसे कि अगर कोई केस हुआ है, ठीक है, उस केस का पूरा जो रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो जैसे जो ऑफिसर इंचार्ज होता है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, जनरली पुलिस वाला होता है, जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, तो वो उसमें इस डायरी में सारी घटनाओं को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। विटनेस के जो है वो विटनेस होंगे तो उनका बयान लिखेगा, ठीक है। तो जितना भी मॉनिटरिंग होगी वो मॉनिटरिंग भी लिखेगा, लीगल रेफरेंस भी लिखेगा कि इसमें क्या क्या है। तो एक तरीके से एक पूरा डायरी बनाता है, मतलब एक तरीके से प्रोसीडिंग होती है। तो वो 172 के अंतर्गत आती है CRPC के। तो बस वही बोल रहा है कि डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन एज पर द कोड ऑफ सिविल CRPC। अब इसमें है क्या, ठीक है, तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। इनकरेक्ट इसमें आप पूछा है तो आप देखिए कि स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन शैल बी इंसर्टेड इन द डायरी। बिल्कुल, जो विटनेस के स्टेटमेंट होते हैं वो डायरी ऑफ प्रोसीडिंग में लिखे जाते हैं, ठीक है। शैल बी डली पैगनेटेड, ठीक है। तो इसको अभी हम थोड़ा होल्ड रखते हैं, थर्ड वाला देखते हैं। डायरी में बी यूज्ड एज एविडेंस, बिल्कुल, क्योंकि उसमें सब चीज़ें लिखी होती है तो उसको एविडेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो पुलिस ऑफिसर रिफ्रेश मेमोरी, बिल्कुल, यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर हैं वो कुछ भी उसमें जो है मेमोरी को रिफ्रेश कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे A सही है, C सही है, D सही है। तो इसमें इनकरेक्ट कौन सा रह गया, इनकरेक्ट रह गया B। तो इसीलिए जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, B इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस मैनर कमिटेड ऑफेंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन इन चार्ज ऑफ CRPC। अब देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ सरल शब्दों में, कि जो भी आपने ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है, कोई भी अपराध आपका जो हुआ है वो अपराध चार्जशीट में मेंशन नहीं किया जाना चाहिए। क्या चीज़, कौन से केस मैनर ऐसे हैं जो चार्जशीट में अपराध के बारे में मेंशन नहीं किए जाने चाहिए, ठीक है। तो चार्जशीट जो होती है हमारी, जैसे चार्जशीट है, चार्जशीट में क्या क्या होता है जैसे, ठीक है, तो यही होता है कि अपराध का कौन से समय पे किस समय हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें आप देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन से आपको समझ में आएगा कि थेफ्ट ऑफ ए सर्टेन आर्टिकल ऑफ ए सर्टेन टाइम एंड प्लेस, ठीक है। तो टाइम एंड प्लेस की तो बात होती है, ठीक है। चीटिंग की भी बात होती है। डिसओबे डायरेक्शन ऑफ द लॉ विद इंटेंट टू सेव बी फॉर द पनिशमेंट। एंड फोर्थ जो है इज गिविंग फॉल्स एविडेंस एट द गिवन टाइम एंड प्लेस। अब देखिए आप फर्स्ट में टाइम एंड प्लेस, सेकंड में टाइम एंड प्लेस, थर्ड में टाइम एंड प्लेस, थोड़ा सा इसको पहचानने की भी कोशिश कीजिए कि मैचिंग किस में ज़्यादा हो रही है। अब देखिए थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप खुद ही पहचान जाएंगे कि चार्जशीट में इंटेंट तो होता है, ठीक है, कि किस उद्देश्य से वो जो है पनिशमेंट किस उद्देश्य से बचा रहा है, तो इंटेंट तो होता है, लेकिन ये नहीं होता कहीं भी कि किस डिसओबे डायरेक्शन ऑफ द लॉ, कि किस कानून की अवहेलना कर रहा है वो। चार्जशीट में कहीं भी ये चीज़ तो मेंशन होती नहीं है, ठीक है। तो जनरली टाइम एंड प्लेस चीटिंग की बात हो जाएगी, फॉल्स एविडेंस की बात हो जाएगी, और जो थेफ्ट ऑफ ए सर्टेन आर्टिकल की बात हो जाएगी। लेकिन डायरेक्शन ऑफ लॉ जो है डिसओबे हो रहा है, ठीक है, लॉ डिसओबे की बात नहीं लिखी जाती है। वो हमारे क्या होता है, सेक्शन होते हैं, वही बता देते हैं कि कौन कौन सी इस पर धाराएं लिखी हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें मैं आपको बता दूं इन टिकों पर मत जाइएगा, जो मैं लगा रहा हूँ वही टिक सही है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है कि कौन सा ऑफेंस है जो ट्राइड समरी एज पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो इसमें ये पूछ रहा है कि कौन से ऐसे ऑफेंस हैं जिन्हें शॉर्ट तरीके से निपटाया जा सके एज पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। CRPC के तहत कौन से ऐसे ऑफेंस हैं जिन्हें तुरंत निपटान किया जा सके, ठीक है। तो अभी हम बात करें जैसे कि 454 जो है आईपीसी के बारे में बताता है हाउस ब्रेकिंग के बारे में, ठीक है। हाउस ब्रेकिंग क्या होता है दोस्तों, हाउस ब्रेकिंग होता है कि किसी के घर में ज़बरदस्ती घुस जाना, ताला तोड़ देना या ऐसा कुछ कर देना, ठीक है। तो इसमें जो मिनिमम सज़ा है वो है 7 साल है, ठीक है, या 7 साल तक मैक्सिमम सज़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से, और जो ऑफेंस अंडर 504 है
तो 504 जो बताता है वो 504 हमें बताता है कि इंटेंशनली किसी को इंसल्ट करना और उसे भड़काना, ठीक है, और जो पब्लिक पीस है, पब्लिक पीस को भंग करवाना, ठीक है, प्रोवोक करना उसको, मतलब उकसाना या पब्लिक पीस को ख़राब करना, ठीक है। तो इसके लिए भी जो है मिनिमम जो सज़ा का प्रावधान है वो है 2 साल, 2 साल या उससे ज़्यादा एक्सटेंडेड हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा बोला ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर, ठीक है, 2 साल से ज़्यादा का ना हो ऐसा ऑफेंस, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि 2 साल से ज़्यादा का ऑफेंस ना हो, इसमें बोल रहा है 2 साल से ज़्यादा का ऑफेंस होगा, इसमें 7 साल है, और ऑफेंस पनिशेबल विद द लाइफ इम्प्रिजमेंट। अब आप खुद देख लीजिए कि किस में सज़ा का प्रावधान सबसे कम है, तो यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा यही है, और यही जो है कम सज़ा का प्रावधान होगा तो जल्दी इसको सुलझाया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ट्राइड समली यानी कि शॉर्ट तरीके से कौन सा ऑफेंस हमारा सुलझाया जा सकता है, तो वो है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, ओके। इसमें 7 साल का है, इसमें 2 साल से ज़्यादा है, 2+ है, ठीक है, इसमें 2 है मैक्सिमम, वो सॉरी मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम, और इसमें जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट है, तो आप ठीक है समझ जाएंगे, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये जो है आपको आईपीसी और उसमें सर्च करना पड़ेगा, जब आप बेयर एक्ट खोलेंगे तो उसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि आप जैसे आईपीसी खोलेंगे उसमें 454 खोलेंगे तो उसमें आप जैसे देखेंगे, फिर 504 खोलेंगे वो देखेंगे, और फिर आपका ये तीसरा है, ये और लाइफ इम्प्रिजमेंट आप जानते हैं +20 होनी चाहिए, 20 या 20+, ठीक है। तो आप उससे पहचान जाएंगे, ठीक है, बेयर एक्ट के। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन CRPC 1973 प्रोवाइड रेफरेंस टू हाई कोर्ट। तो आप सेक्शन 395 देखेंगे ना, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 395 में CD जो है हेडिंग दी हुई है रेफरेंस टू हाई कोर्ट, ओके। तो इसका डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपको तुरंत जो है बेयर एक्ट खोलेंगे और इसमें सेक्शन चेक करेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस मे नॉट बी ग्रांटेड बेल अंडर सेक्शन 438 ऑफ द CRPC। अब ये बोल रहा है सेक्शन 438 के तहत कौन से ऐसे ऑफेंस है जिसमें बेल नहीं मिलेगी, बेल ग्रांट नहीं होगी। तो अगर आप थोड़ा भी आइडिया रखते हैं या आप 376 अपनी बेयर एक्ट में खोलेंगे तो आपको सीधा से पता चलेगा 376 जो है रेप से रिलेटेड है, ठीक है, रेप या सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। तो इससे रिलेटेड है। अब से रेप या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो उसमें बेल तो ग्रांट है ही नहीं, ठीक है ना। तो यानी कि 376 ADA DB यानी कि तीनों ही ऑफेंस ऐसे हैं जिसमें बेल ग्रांटेड नहीं है, इसीलिए A, B एंड C तीनों करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इफ डन बाई एनी मजिस्ट्रेट इवन इन गुड फेथ विदाउट बीइंग एम्पावर्ड शैल विटिएट द प्रोसीडिंग एज पर द CRPC। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो मजिस्ट्रेट है वो गुड फेथ यानी कि अच्छे काम के लिए भी, मतलब एक साफ नीयत से भी कोई अगर कोई ऑर्डर दे रहा है या एम्पावर्ड है उससे, ठीक है, मतलब कोई भी प्रोसीडिंग है उसको गलत ठहरा के कुछ अच्छे के लिए, मतलब अच्छे इरादे से भी उस प्रोसीडिंग को बदल दे रहा है, ठीक है, विटिएट कर दे रहा है, तो ऐसा कौन सा सेक्शन है उसे ऐसा करने के लिए रोकता है, ठीक है। तो वो कौन सा है, जो है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। टेंडर ए पार्डन अंडर 306 के अंदर क्या है, 306 के अंदर ये है कि सेशन कोर्ट का जो सेशन कोर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो उसको एक एम्पावर है, ठीक है, उसको ही एम्पावर है कि वो सज़ा माफ़ कर सकता है या फैसले बदल सकता है, लेकिन एक अच्छी नीयत के हिसाब से। लेकिन अगर कोई और मजिस्ट्रेट है तो वो नहीं बदल सकता। ये 306 के तहत जो है एक रेस्ट्रिक्शन लग जाती है, ठीक है। तो कोई भी अगर मजिस्ट्रेट है साफ नीयत से अगर वो कर रहा है कि भाई बदल दे रहा है अपना, तो इस तरीके का नहीं होता। और अगर ऐसा कोई मजिस्ट्रेट करता है तो ये जो प्रक्रिया है वो उसको इफेक्ट करेगी और ये जो है वो वाइड हो जाएगा, यानी डिसीजन यानी माना ही नहीं जाएगा, ओके। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, 306 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ CRPC। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में जो पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जो सिविल कोर्ट में, ठीक है, उसका ज्यूरिडिक्शन डिसाइड करता है, ठीक है, किसके, CPC के तहत, यानी सिविल प्रोसीजर कोड। ये CPC का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन मैं CRPC का बता रहा हूँ, लेकिन CPC का एक क्वेश्चन आ गया तो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है प्लेंट में की गई बात ही जो बताती है वो ज्यूरिडिक्शन के बारे में बताती है, यानी कि जो प्लेंट होगा, जो प्लेंट तैयार किया जाएगा। प्लेंट क्या होता है, जो प्लेंटिफ होता है, जो वादी होता है, उसके द्वारा जो वाद पत्र प्रस्तुत किया जाता है कोर्ट के अंदर, तो उसे प्लेंट बोलते हैं। अब प्लेंट जब हम दाखिल करेंगे तो उसमें क्षेत्राधिकारी तो बताएंगे कौन सा ज्यूरिडिक्शन लगेगा हमारा, ठीक है, तो उसमें लिखते हैं, ठीक है। तो डिसाइडिंग द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट, तो कौन है, प्लेंट, ओके। अवर्डमेंट मेड इन द प्लेंट, ठीक है, प्लेंट में की गई बातें ही जो है वो क्या करती हैं, ज्यूरिडिक्शन को डिसाइड करती हैं। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो दोस्तों, अब ये थोड़ा सा सीपीसी के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे बढ़ जाता हूँ सीआरपीसी के तहत, ठीक है। सीआरपीसी के क्वेश्चनों पर बढ़ जाता हूँ, ये सीपीसी के सारे चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सीपीसी के चल रहे हैं। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सीपीसी के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। AIBE 18 में मैंने सीआरपीसी के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट सीपीसी के क्वेश्चनों के तहत, ठीक है। तो सीपीसी के जितने क्वेश्चन होंगे वो AIBE 18 में जितने भी सीपीसी के क्वेश्चन है वो सारे मैं बताऊंगा। तो ओके, मिलते हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।